हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सेट एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज समाज शास्त्र जो आपका पार्ट 2 है उसमें समाज शास्त्र विषय पर आज हम लोग एक थिंकर को लेंगे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को देखेंगे, इनमें से कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और थोड़ा समझने के भी प्रयास करेंगे। दुर्खिम पर मैंने 3 वीडियो दे चुके हैं, इमाइल दुर्खिम पर। जो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें सीजी सेट 2026 वाला आप प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन चूंकि कार्ल मार्क्स पर है, दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल पुस्तक लेखक कौन है? वैसे तो ये क्वेश्चंस देना नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कभी पूछा जा सकता है कि भीड़ में अगर बहुत सारे क्वेश्चन हो उसके अंदर ये तो कार्ल मार्क्स का, इसे बता दो कि किसका है कि भाई कार्ल मार्क्स का। तो ये किसका है? दास कैपिटल पुस्तक किसका है? तो कार्ल मार्क्स का ये पुस्तक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स का है ना, एंगल्स का, उनके दोस्त का एंगल्स का पुस्तक है। ये बताना है कि कब प्रकाशित हुई थी, 1848, 1857, 1867 या 1883, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, या 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यहां पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादियों का घोषणा पत्र, अर्थात साम्यवादियों का घोषणा पत्र, कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम। सही आंसर भी आएगा, कार्ल मार्क्स का है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, वास्तव में इतिहास जो है राजा महाराजाओं का नहीं, इतिहास राजा महाराजाओं का नहीं, इतिहास तो बनाने वाला मजदूर वर्ग है। यही कार्ल मार्क्स बोलना चाहता है। ये मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के कारण ही, उत्पादन पद्धति के कारण ही ये समाज बदला। ये जो आया साम्यवाद से कि पूंजीवाद से फिर जो आता है, जो पूंजीवाद साम्यवाद, ये जो समाज बदलते हैं, ये किसके कारण बदलते हैं? ये मजदूरों के कारण बदलते हैं। इनको उत्पादन पद्धति बदला, संबंध बदला, ये पूरा वो समाज बदल जाएगा। यही ऐतिहासिक भौतिकवाद का मेन थ्योरी था, मेन वो था, तो कॉन्सेप्ट था। तो कार्ल मार्क्स ने इसको ये दिया था। तो ये सिंपल सा मजदूर, ये आएगा, कार्ल मार्क्स आएगा। मार्क्स का द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? लोक, हीगल, रूसो या ग्रीन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, हीगल से लेगा। हीगल जर्मन समाजशास्त्री क्या बोलता है कि पहले जो समाज में आता, बाद आता है। ये कहता है बाद का कोई भी बाद आप रखोगे समाज में, कोई भी बाद आता मतलब विचार आता है। विचार आया, उसका प्रतिवाद तो जरूर होगा। बाद और प्रतिवाद, ये बाद और प्रतिवाद मतलब उसका प्रतिवाद मतलब उसका विरोध। पहले बाद आएगा, फिर उसका प्रतिवाद आएगा, लेकिन दोनों लंबे समय तक नहीं चल सकते। बीच का एक रास्ता निकलेगा जिसको कहते हैं संवाद। और एक संवाद आया तो समझ लो समाज का निर्माण हो गया, एक धारा का निर्माण हो गया, एक संस्था का निर्माण हो गया। तो ये संवाद, जो संवाद, इसका संवाद आता है। तो बाद, प्रतिवाद और संवाद। लेकिन मार्क्स का द्वंद्ववाद, मार्क्स ने बोला हीगल का द्वंद्ववाद कुछ गलत है। वो अपने सिर के बल खड़ा हुआ है, मैंने उसे सीधा कर दिया। कहता बात पहले आदमी बाद में सोचेगा, पहले खाएगा पिएगा इसके बाद सोचेगा। वो कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है भौतिक पदार्थ इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार भौतिक पदार्थ का अपनाएगा व्यक्ति उस प्रकार का सोचेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए बात पहले नहीं आएगा, भौतिक पदार्थ पहले आएगा। ये मार्क्स का थोड़ा समझाते हुए बता रहा हूं। तो ये मार्क्स, ये द्वंद्ववाद इसने हीगल से लिया था। क्वेश्चन यहां पर आता है कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसके प्रति उत्तर में लिखी? एंगल्स, बर्कर या प्रुद्यो या शेवाइन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर प्रुद्यो इसके अपोजिट में लिखी थी। क्वेश्चन है, मैंने जब हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बल पर खड़ा पाया और मैंने उसे पकड़कर सीधा पैरों का बल खड़ा कर दिया। उक्त कथन अभी मैंने बताया था। एक कार्ल मार्क्स हीगल के बारे में बात कर रहे थे। हीगल का जो द्वंद्ववाद था उसी को उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधा कर दिया। यहाँ पर उन्होंने पैरों को, बात से स्टार्ट होता, कोई भी समाज का निर्माण बात से स्टार्ट होता है। ये कहता है बात से नहीं, भौतिक पदार्थ इंपॉर्टेंट है। भौतिक पदार्थ, और जिस प्रकार आदमी भौतिक पदार्थ अपनाता है उस प्रकार उसके संबंध बनने लगते हैं, और जिस प्रकार का संबंध बनेंगे उस प्रकार का समाज करेगा। इसलिए भौतिक पदार्थ इंपॉर्टेंट है, न कि बात। तो ये मार्क्स का कथन था।
मार्क्स के विचारों को इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी? लेनिन, मैक्सी, शेवाइन या कार्ल पापर? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर यही आएगा, कार्ल पापर ने। समाजवादियों का बाइबिल कौन सा ग्रंथ है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दी होली फैमिली या उक्त में से कोई नहीं? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, दास कैपिटल। पूंजीपति अपने कब्र खुद खोद खोद देते हैं, यह कथन किसका है? मार्क्स, लेनिन, स्टेलिन, ग्रामसे? इसमें से कोई एक। सही आंसर ये मार्क्स का कथन है कि पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोद देते हैं। क्वेश्चन से, मार्क्स के किस पुस्तक में एंगल्स ने प्रस्तावना लिखी थी? एंगल्स उनके दोस्त थे, उनके मित्र थे, बहुत सारी पुस्तक एंगल्स और मार्क्स दोनों ने मिलकर लिखी। तो अब यह है कि केवल प्रस्तावना किसने लिखी थी? कौन सी पुस्तक में केवल एंगल्स ने प्रस्तावना लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस या कोई नहीं? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, जर्मन आइडियोलॉजी। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या विश्लेषण किया गया है? हीगल ने, ग्रीन ने, कांट ने, मार्क्स ने? तो यह इतिहास का भौतिकवाद ये बार बार आया, ये किसका? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कहता है कि इतिहास जो है भौतिक सिद्ध इतिहास जो राजा महाराजाओं का नहीं, बल्कि यहाँ पर भौतिकवाद माने जो मेन जो आपका जिस चीज का आप वो करते हैं, माने प्रौद्योगिकी क्या है, जिस प्रकार का प्रौद्योगिकी उस प्रकार का समाज बन जाता है। बिल्कुल सही भी है। जैसे सिंपल सा मैं आप समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप हल से चलाते हो, जैसे प्रौद्योगिकी मेरा उपार्जन खेती किसानी है, और खेती किसानी में अगर हल से कर रहा हूं, यहाँ पर हल से कर रहा हूं, हल टूटा तो आप लोहार के पास जाओगे, लोहार से आपका संबंध बनेगा। और हल जो चलता है बैलों के द्वारा चलता है, तो बैल अगर खत्म हुए तो आप बैल बेचने वाले से जाओगे। तो आपका चूंकि हल से चला रहे हो तो आप जो भी अब उत्पादन हुआ तो उसको सामने वाले मार्केट में ही बेचोगे। आपने केवल प्रौद्योगिकी बदल दिया, अब हल की जगह आप ट्रैक्टर लेके आ गए। आप ट्रैक्टर लेके आ गए और ये ट्रैक्टर से उत्पादन करने, अब आपने केवल क्या प्रौद्योगिकी बदला। तो अब ट्रैक्टर खराब हुआ तो आप शहर जाओगे और मैकेनिक से मिलोगे, माने आपका संबंध मैकेनिक से हो गया। जहां उत्पादन, चूंकि ट्रैक्टर से उत्पादन ज्यादा होगा तो आप जाके इसको बेचने की कोशिश करोगे शहर में, शहर के लोगों से आपका संबंध स्थापित हो गया। आप जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे अब अमीर बन जाओगे, आपका संबंध बदल जाएगा, आपका समाज बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रौद्योगिकी जो बदला, जो समाज को बदला वो प्रौद्योगिकी ने बदला। यही ऐतिहासिक भौतिकवाद है, और इस ऐतिहासिक भौतिकवाद में मजदूर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्वेश्चन है, किसी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा है दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि सवाल इसे बदलने का है। आपको बताना है ये उक्ति कहां पर उसने लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, थीसिस ऑन फायरबॉक में, दास कैपिटल में, पॉवर्टी एंड फिलॉसफी में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, थीसिस एंड फायरबॉक में। मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने को कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। दुनिया के मजदूर एक हो जा, यह कथन मार्क्स ने अपनी किस महत्वपूर्ण रचना में कहा था? ये बोला, मजदूरों डरना है तो पूंजीपतियों को डरने दो, तुम्हें तो केवल पाना है, खोने के लिए तुम्हारे पास है क्या? ये तो मार्क्स का बातें हैं, मार्क्स बोलता है। अब पुस्तक बताना है किसमें लिखा है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल या जर्मन आइडियोलॉजी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बातें कही गई थी, साम्यवादियों का घोषणा पत्र। क्वेश्चंस यहां पर आता है, मार्क्स का प्रसिद्ध रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके साथ सह लिखित थी? अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया था, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक एंगल्स, एमिल दुर्खिम, जॉर्ज हेगल, ये इन्हीं के साथ लिखता था। फ्रेडरिक एंगल्स ने इसमें सहयोग किया था, तो ये बी वाला आंसर आएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रेरक शक्ति कौन सा है? धर्म, वर्ग संघर्ष, तकनीकी उन्नति या शक्ति? सही आंसर इन्होंने जो वर्ग संघर्ष, यहाँ पर वर्ग संघर्ष जो प्रेरक शक्ति जो है, इतिहास का प्रेरक शक्ति है वर्ग संघर्ष। पूरा इतिहास देख लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी का वर्ग संघर्ष आएगा। पूंजीवाद में देख तो पूंजीपति और श्रमिकों के बीच आप संघर्ष देखने को मिलता है। इससे पहले जब आएगा आप उससे बाला जाओगे तो आपको जो बुजुर्ग वर्ग होता है और नीचे जो होता है सर्वहारा वर्ग, उनके बीच अक्सर संघर्ष देखने को आपको मिलता है। तो हर वर्ग चाहे कोई भी देख लो तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष देखने को मिलता है। इतिहास भी वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि
अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचार भौतिक परिस्थितियों का आकार देते हैं। भौतिक परिस्थितियां विचार को आकार देती है। धर्म आर्थिक संरचना निर्धारित करती है। राजनीति अर्थशास्त्र से स्वतंत्र है। आपने पढ़ाते हुए मैं समझाया था कि इनका कहना है कि भौतिक परिस्थितियां विचार को आकार देती है। जिस प्रकार की भौतिक चीजों को आप इस्तेमाल करते हो उस प्रकार का आपका आचार विचार हो जाएगा। आजमा लीजिए यार, एक साइकिल में चलने वाला देखो, आप साइकिल में चलते हो और साइकिल में जो चलते हो तो साइकिल में चलोगे तो आपके विचार, पेट्रोल तो आपको भराना नहीं, तो आपको क्या होगा, विचार आपके दूसरे होंगे। आपको जाना होगा, भाई साइकिल खराब हुआ तो साइकिल वाले के पास, आप सीमित दायरे में जियोगे। वहीं पर आप सोचिए, साइकिल से मैं कार की तुलना कर लेता हूं। कार वाले का आप देखोगे, कार का जीवन शैली देखोगे, वहां के लोगों का जीवन शैली देखोगे तो यार बहुत अमीर लोगों का जीवन शैली कुछ दूसरा ही आपको नजर आएगा। माने इससे और इससे तुलना करोगे तो बिल्कुल अंतर, इनका विचार और इनका विचार में जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। इसी में देखो यार, एक अमीर अमीर फैमिली देखो, एक मिडिल फैमिली देखो और एक पुअर फैमिली देखो, तीनों का विचार में अंतर, क्योंकि प्रौद्योगिकी का उन लोग अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जिस प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करता है उस प्रकार उसके विचार बदल जाते हैं। एक और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि अरब साइड के लोग सब मांसाहारी है। अब अरब में आप सोचो, अरब में क्या होता है भाई, फसल उत्पादन होता है कि नहीं होता? अरब में क्या होता है, रेती रेत रेती रेत रेती रेत। प्रौद्योगिकी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ? अगर वो वहां पर दूसरा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करता है। हमारे देश में पूरा धान आन होता है, पूरा हरियाली हरियाली सब कुछ है, तो यहाँ पर बैल ही सबको देखो, धान को बोने में बैल ही पूरा अपना काम कर रहा है। पहले जुताई बैलों से ही होती थी, बैल ही उसका मिसाई करता था, बैल ही उसका काम करता था, गाय दूध देती थी, तो हम लोग गाय को पूजनीय मानते हैं। हमारा विचार बदल गया कि प्रौद्योगिकी मेरा दूसरा था। अब अरब साइड में गाय का क्या हो जाता है, अब यहाँ पर तो खेती बाड़ी हो ही नहीं रही, प्रौद्योगिकी वहां दूसरा। तो गाय जहां आया, गाय को जहां उन लोग देखे तो वहां पर उनका क्या नजर आ जाता है, उनका लार टपकने लगता है और उनको मारा जाता है, उनको खा पी के बराबर कर देते हैं। बस यही अंतर अगर देखोगे प्रौद्योगिकी में, देखोगे वहां का भिन्न और मेरा यहाँ पर भिन्न क्यों। अंतर अगर देखोगे तो कार्ल मार्क्स के आधार पर समझाने को, फॉरेन में भी यही पर देखने की कोशिश करूंगा, तो वहां पर भी वही कल्चर विशेष करके देखोगे। आपने जो अरब साइड है यहाँ पर, तो वहां पर देखो ऐसा धर्म क्यों पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं सोच, कहीं ना कहीं वो प्रौद्योगिकी पर डिपेंड करती है। प्रौद्योगिकी आप क्या इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब जब हम उन्नत होते हैं, हमारे माँ बहनों को ही देख लिया जाए, फ्रिज ला के दे दो, मिक्सी ला के दे दो यहाँ पर, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ला के देख लो, कुछ दिन बाद उनका जो गांव वाला जो सोच था, गोबर से लिपते थे वो लिपते, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। प्रौद्योगिकी के बदले सोच बदल जाएगा। तो ये मार्क्स का ये चीजें हैं कि भौतिक परिस्थितियां विचारों को आकार देती, विचार बदल जाती है। कहीं ना कहीं ये आदमी सही बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर था, मार्क्स के सिद्धांत में सर्वहारा शब्द से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या सामंती जमींदार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहता है। बुजुर्वा वर्ग शब्द का तात्पर्य जस्ट अपोजिट होगा। कौन सा होगा? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग को बुजुर्वा वर्ग कहा है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समाज का आधार निम्नलिखित से मिलकर बनता है: राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक उत्पादन संबंध, सांस्कृतिक मानदंड, धार्मिक मान्यताएं। मैं बार बार बोला कि आर्थिक उत्पादन संबंध, यहाँ पर मैंने प्रौद्योगिकी बदली मतलब उसका आर्थिक उत्पादन संबंध बदल जाएगा। मैंने समझाया, जब तक आप हल से काम कर रहे थे तो आपका लोहार के साथ संबंध था। जब आपने ट्रैक्टर ले लिया, प्रौद्योगिकी बदल दी, तो आपका मैकेनिक के साथ संबंध हो गया। आर्थिक उत्पादन संबंध, और इसी से समाज बदल जाता है। तो ये कहता है मेन है आर्थिक उत्पादन संबंध यहाँ पर आएगा। समझते भी जाओ, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर चीजों में। एक बार अच्छे से समझे तो आपका दिमाग में बैठते भी चले जाएगा और भी क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। मार्क्स के सिद्धांत में अधिरचना निम्नलिखित शामिल है। अब देखो यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर, अधिरचना हिंदी या कठिन वर्ड से तो सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स सिद्धांत में अधिरचना में निम्नलिखित शामिल है: उत्पादन के साधन, श्रम शक्ति, धर्म, कानून और राजनीति, कारखाने और मशीनरी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 20 का जो आएगा, सी आएगा, धर्म, कानून और राजनीति। वो कहता है समाज की संरचना जो होती है, समाज जो बनता है वो दो चीजें विशेष करके बनता है। पहला होता आधार। तो आधार क्या होगा? आधार जो होगा भौतिक पदार्थ होगा, उत्पादन के साधन होगा। और इसके बाद होता अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद जो अधिसंरचना होती है, पहले बोलता है कि भाई
उत्पादन के साधन में बदलाव होगा, मतलब आधार में बदलाव होगा। आधार में बदलाव होगा तो आर्थिक संबंध बदलेगा, आर्थिक संबंध बदलेंगे तो उसी के द्वारा अधोसंरचना, धर्म, कानून और राजनीति बदल जाएंगे। तो यहां पर अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर, ये धर्म, कानून और राजनीति यहां पर आएगा। क्वेश्चन यहां पर था, दास कैपिटल मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स की रचना है। किस पर ये रचना है, ये आपको बताना। राजनीतिक क्रांति, पूंजीवाद की आलोचना, धर्म और समाज या सामंतवाद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये पूंजीवाद की आलोचना किया दास कैपिटल में। कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिशेष मूल्य क्या है? अधिशेष मूल्य क्या है ये आपको बताना है। श्रमिक द्वारा अर्जित लाभ, पूंजीपतियों द्वारा श्रम को निकाला गया अतिरिक्त मूल्य, सरकार का राजस्व, अब संरचना में निवेश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, पूंजीपतियों द्वारा श्रम में निकाला गया अतिरिक्त मूल्य। देखो होता है क्या है, जब आधुनिक ढंग से बता दें, एक ठेकेदार के अंदर कोई लेबर काम करता है तो लेबर को बोलता है, जिसको बोलता है 500 रुपये रोज का उसको 500 रुपये ठेका मिलता है, तो वो बोलता है मैं तेरे को रोज 1 महीने रोजगार दूंगा, लेकिन 500 की जगह मैं तुमको 350 रुपये ही दूंगा, 350 करना है तो कर। उसको लेबर कुली बोलता है यार 500 छोड़े, यार रोज काम दे रहा है, 1 महीने तक काम दे रहे थे, 350 रुपये वो मैं राजी हो जाता। माने यहीं पर उसने 150 रुपये बचा लिया, ये इसका जो हक था उसको मार दिया। मान लीजिए 8 घंटा उसने ड्यूटी है तो थोड़ा सा और काम कर, थोड़ा सा और काम कर, 2 घंटा और काम करवा लेता है, पहले बुला लेता और 2 घंटा काम करे, उसको 10 घंटा तक काम करवा लेता और एक भी पैसा नहीं देता। ये 2 घंटा कोई हिसाब नहीं, ये 2 घंटा को और अतिरिक्त, मान लीजिए 50 रुपये 2 घंटा का और ले दो, और आते 200 रुपये एक्स्ट्रा वो कमा लिया, और इसी से आदमी पूंजीपति बनता है। अक्सर आपने देखा होगा, तो मार्क्स ने इसी को समझाया। तो अधिशेष मूल्य, इसी को बोलते हैं, अधिशेष मूल्य बोलते हैं। तो बी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास के अंतिम चरण को क्या नाम दिया? यह नाम दिया समाजवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, साम्यवाद। कोई वर्ग नहीं रह जाएगा, लास्ट में सब समान, न राजा न रंग, सब बराबर हो जाएंगे, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा का उद्देश्य क्या है? श्रमिक वर्गों को मुक्त करना, वर्ग वर्चस्व को उचित ठहराना, उसे कायम रखना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहित करना। इसमें से कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा का उद्देश्य जो था वो वास्तव में बी वाला आएगा, वर्ग वर्चस्व को उचित ठहराना, उसे कायम रखना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के आदिम साम्यवाद की विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति, वर्गहीन समाज, सामूहिक स्वामित्व, शिकार संग्रह, अर्थव्यवस्था। देखो आदिम साम्यवाद जो होता था वो ये वाला अवस्था, शिकार संग्रह अर्थव्यवस्था। लेकिन ये तो ठीक है कि शिकार संग्रह अर्थव्यवस्था था, लेकिन उससे सटीक अगर बोला जाए कौन सी विशेषता नहीं है पूछा, तो शिकार संग्रह अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल थी, ये विशेषता थी वहां पर। वर्गहीन समाज माने समाज में कोई वर्ग बटा ही नहीं था, सब बराबर। यहाँ पर सामूहिक स्वामित्व हुआ करता था, उसमें निजी स्वामित्व नहीं होता था। तो उत्तर यही वाला आ जाए। कौन सा नहीं है? तो ए वाला आ जाएगा, निजी स्वामित्व किसी का नहीं होता था। जैसे आजकल है मेरा पर्सनल घर है, मेरा जमीन है, कोई ये नहीं आ सकता, यहाँ पर ऐसा नहीं था। जंगल सबका, शिकार एक जन लाता था, सब मिल बांट कर खाते थे। ये आदिम साम्यवाद था। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया है कि धर्म समाज की नींव है, जनता के लिए अफीम है, मुक्ति का साधन है, आर्थिक परिस्थिति में स्वतंत्र है। सही आंसर भी आएगा, जनता के लिए अफीम है। यहाँ पर अगर ये हमारे यहाँ पर जैसे हमारे धर्म में ही ले लो, हिंदू धर्म में कहा जाता है ये सब ऊपर वाले ने लिख दिया। अब सर ऊपर वाले ने लिख दिया तो मैं क्या करूंगा यार, वो मैं गरीब हूं तो यार ऊपर वाली की देन है, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला ही ये कर रहा है और जो कि मेरे गरीब बनाया। कोशिश मैं क्या कर सकता हूं, जब मेरे भाग्य में ही ये लिखा है। ये भाग्यवादिता बढ़ा देता, मतलब अफीम के समान है धर्म। और धर्म धार्मिक रूप को देखोगे तो आपने देखा होगा जितने ज्यादा टार्चर होते हैं और जितना ज्यादा मान लो मानसिक रूप से पीड़ित है और धर्म का आश्रय लेते हैं, सोचते हैं कोई ऊपर वाला शक्ति आएगा उनका पूरा इसका सॉल्यूशन को खत्म कर देगा और अपना छोड़ देते हैं। यहाँ पर यह इसीलिए बोलते हैं अफीम के समान है धर्म। क्या है? एक अफीम के समान है, एक कार्ल मार्क्स कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना है? आर्थिक नीतिवाद पर अत्यधिक जोर देना, वर्ग संघर्ष की अनदेखा करना, पूंजीवाद का समर्थन करना, भौतिकवाद को अस्वीकार करना। सही आंसर यही आएगा, वो आर्थिक नीतिवाद को अत्यधिक जोर देता, सबको भौतिकवाद अर्थव्यवस्था पर ही लेके केंद्रित कर दिया, उसके संबंधों पर केंद्रित किया है। तो सही आंसर इसका 27 का ए वाला आएगा।
क्वेश्चन है, मार्क्स ने श्रम मूल्य सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निम्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। मैंने वस्तु का मूल्य किस पर निर्धारित होगा? बाजार की मांग, इसे उत्पादित करने के लिए आवश्यक श्रम, पूंजीवादी लाभ, सरकारी नीतियां। तो मार्क्स कहता है कि जो वस्तु का जो मूल्य होता है यह वास्तव में इसे उत्पादित करने के लिए आवश्यक श्रम पर डिपेंड करता है। जितना श्रम लगा उस आधार पर उत्पादन करता है, बाजार की मांग पर नहीं, श्रम पर डिपेंड करता है किसी वस्तु का मूल्य। कार्ल मार्क्स का मानना था कि साम्यवाद के तहत राज्य अधिक मजबूत होगा, राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, पूंजीवाद फलेगा फूलेगा, धर्म प्रभुत्व होगा। अब इसमें से छांटना। मार्क्स तो राज्य को रखना ही नहीं चाहता, राज्य विरोधी है तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। साम्यवाद होगा तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई राज्य यहां पर नहीं होगा। यह कार्ल मार्क्स के अनुसार था। क्वेश्चन यहां पर आता है, मार्क्स ने किस पुस्तक में राजनीति अर्थव्यवस्था की आलोचना की है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, जर्मन विचारधारा या दर्शन की दरिद्रता। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा दास कैपिटल में। कौन सी क्रांति मार्क्स के विचारों से सबसे अधिक जुड़ी थी? मार्क्स से प्रभावित थी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। सही आंसर सी आएगा, रूसी क्रांति, जहां पर जार को घसीट कर मार दिया गया था यहां पर। तो यहां पर रूसी क्रांति सबसे ज्यादा प्रभावित हुई कार्ल मार्क्स के विचारों से। क्वेश्चन था, श्रमिकों द्वारा अपने श्रम पर नियंत्रण खोने का वर्णन करने के लिए मार्क्स ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? शोषण, अलगाव, अधिशेष मूल्य या द्वंद्ववाद। यहां पर श्रमिकों द्वारा अपने श्रम पर नियंत्रण खोने का वर्णन करने के लिए मार्क्स ने अलगाव का वर्णन किया। अलगाव मतलब होता, मान लीजिए, समझ लीजिए एक मजदूर है और ये मजदूर के एक फैक्ट्री में काम करता है। अब रोज उसको मान लीजिए 500 रुपए मिलते हैं। अब 500 रुपए से एक्स्ट्रा अब वो समझ लेता है कि भाई बहुत अच्छा काम किया तो भी 500 रुपए मिलेगा उसको, अगर काम थोड़ा सा हल्का किया तो भी 500 रुपए मिलेगा, एक्स्ट्रा काम करके दे रहा है और ज्यादा काम कर ज्यादा देर रुक के काम कर रहा है तो भी 500 रुपए मिलेगा। तो उसको उस फैक्ट्री से लगाव नहीं रहता, उसका फैक्ट्री से कोई लगाव नहीं रहता, उसका केवल अपना मजदूरी से लगाव रहता है और उसी को कहते हैं अलगावपन में जीने रहता है। हमको कोई मतलब नहीं फैक्ट्री में आग लगे, मेरे को कोई मतलब नहीं फैक्ट्री खाने में, मेरे को काम यहाँ मिलेगा या दूसरी जगह मिलेगा, मेरे को काम करने का पैसा देते, तो उससे रिश्ता खत्म हो जाता है। इसी कहते हैं अलगाव, ये नियंत्रण खो देता है। ये कार्ल मार्क्स कहता है। मार्क्स ने साम्यवाद के दृष्टिकोण का निम्नलिखित शामिल है। मार्क्स के साम्यवाद के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है, आपको बताना, हर चीज पर राज्य का नियंत्रण, वर्गहीन राज्यविहीन समाज, निरंतर वेतनभोगी समाज, धार्मिक वर्चस्व। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। वो वर्गहीन की बात कर रहा था, वहां कोई वर्ग नहीं रहेगा, वर्गहीन राज्यविहीन समाज की अवधारणा दिया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।